घर में खुशियों का माहौल था और हर तरफ एक अजीब सी महक फैली हुई थी। 2 दिन के बाद रिश्ता आने वाला था और आयरा और मनाहिल अपने कमरे में बैठी अपनी ही दुनिया में मगन थीं। मनाहिल के हाथ में फेशियल का पैकेट था। वो मुस्कुराते हुए आयरा के चेहरे पर लेप कर रही थी और साथ साथ बातें भी किए जा रही थी। देखो आयरा, वैसे तो तुम पहले ही गोरी हो, लेकिन ये लगा लोगी ना तो चांदनी जैसी चमक उठोगी, और लड़के वाले तो तुम्हें देखते ही रिश्ता पक्का कर देंगे। मनाहिल ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना मनाहिल, हर वक्त मजाक करती रहती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे और लड़का कैसा होगा। आयरा ने शर्माते हुए कहा। अरे बाबा, कितना अच्छा तो घराना है। तुम तो जानती हो दादा ने खुद कितनी छानबीन की है। और रही बात लड़के की, तो सुना है कि बहुत ही सुलझा हुआ और तमीज़दार है। मनाहिल ने बालों में ब्रश फेरते हुए कहा। वो दोनों अपनी ही बातों शरारतों में इतनी मगन थीं कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट भी उन्हें सुनाई न दी। आयरा की माँ कमरे में दाखिल हुई। तुम लड़कियां यहाँ बैठी बातें कर रही हो, और बाहर घर का क्या हाल है? तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है? शाजिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा। अम्मी, बस थोड़ी देर की तो बात है, हम अभी उठकर काम पर लग जाते हैं। आयरा ने जल्दी से उठते हुए कहा। 2 दिन के बाद उन लोगों ने आना है और अभी तक खानों का कुछ पता नहीं है और ना ही काम मुकम्मल हुए हैं। चलो अब उठो, और मुझे घर में पूरी सफाई चाहिए। शाजिया बेगम ने उन्हें काम की हिदायत दी और फिर 2 दिन गुजर गए। फिर वो दिन भी आ गया जिसका आयरा को बेसब्री से इंतजार था। सुबह से ही घर में एक ऊधम मचा हुआ था। किचन से खानों की खुशबुएं उठ रही थीं। आयरा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी और मनाहिल उसकी मदद कर रही थी। आयरा, ये जोड़ा तुम पर बहुत जचेगा। जरा ठहरो, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूं। मनाहिल ने दुपट्टा संभालते हुए कहा। तैयार होने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकली। मनाहिल, चलो जरा पिलर के पीछे से देखते हैं कि वो लोग आए या नहीं। आयरा ने आहिस्ता से कहा। वो दोनों पिलर के पीछे छुपकर ड्राइंग रूम की तरफ देख रही थीं। वहां मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। अचानक आयरा की नज़र उस पर पड़ी जो उस वक्त अपने पापा के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी लम्हे उस लड़के की नज़र भी उधर ही पड़ी और वो मुस्कुराकर उठकर खड़ा हुआ। मनाहिल ये देखकर घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई। आयरा भी भागने ही वाली थी कि लड़का मुस्कुराकर उसके करीब आ गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? आयरा की तो सांस ही रुक गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शहरोज था, जिससे उसका एक बहुत ही पुराना रिश्ता था। वो उसे हल्का सा बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गया जहाँ पर कोई नहीं था। तुम इतने दिन से कहाँ थी आयरा? वो उसे यूँ अचानक देखकर जैसे आपे से बाहर होकर दीवाना सा होने लगा था। मुझे हाथ मत लगाइए शहरोज साहब। वो उसके हाथों की पकड़ को पूरी शिद्दत से झटकती हुई पूरी ताकत से चीख पड़ी। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द तैर रहा था। सालों पहले मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए, जरा सी भी शर्म नहीं आई? वो सिसकियों में टूटकर रोते हुए बोली। नहीं, मैं तुम्हें यूं बेवफा बनकर छोड़कर नहीं गया था आयरा, बल्कि मुझे तो पापा ने अचानक बुलाया था। वो बोलते बोलते एक पल को ठिठक कर रुक गया। तुमने मुझे पूरे 2 साल तक तड़पाया है, पल पल घुटने पर मजबूर किया है तुमने, और अब तुम यहाँ बड़ी सादगी से आकर रिश्ते की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? आयरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आयरा, मेरी बात तो सुनो। शहरोज ने तड़पकर फिर से उसका हाथ थामते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। आयरा उसे देखकर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल सुन्न और खामोश हो गई थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को मचल रहा था और दिमाग में गहरी उलझन छाई हुई थी। वो वहां से जान बचाकर निकलना चाहती थी, लेकिन शहरोज ने पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक लिया और उसे खींचकर एक कमरे के अंदर ले गया ताकि वो तन्हाई में खुलकर बात कर सके। मुझे सिर्फ एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दो आयरा, उसके बाद तुम जो भी फैसला सुनाओगी मुझे अपनी पूरी रूह से मंजूर होगा। शहरोज ने बेहद संजीदगी और भरे हुए गले से कहा। आयरा भारी कदमों से बेड पर जाकर बैठ गई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस मोड़ पर सच क्या है और झूठ किया। 2 साल पहले। आयरा, तुम हमेशा की तरह आज भी हद से ज़्यादा हसीन लग रही हो। शहरोज ने कॉरिडोर में चलते हुए आयरा के रास्ते में आकर बेहद दीवानगी से कहा। शहरोज शाह, अपनी ओछी हरकतें कहीं और जाकर दिखाओ। मुझे तुमसे एक शब्द भी बात नहीं करनी। आयरा ने तेजी से अपना भारी बैग को कंधे पर संभाला और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ने लगी। तुम्हारी ये तीखी नाराज़गी और गुस्सा तो मुझे तुम्हारा पागल दीवाना बना रहा है। शहरोज ने उसके नक्शे कदम पर चलते हुए एक बेहद दिलकश और मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ कहा।
आयरा ने झटके से रुककर पीछे मुड़कर उसे ऐसी खूंखार नजरों से देखा मानो वो उसे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगी। मगर शहरोज के चेहरे पर वही बेफिक्र और नटखट मुस्कान तैर रही थी। ये तो अब उनके बीच रोज की एक आदत बन चुकी थी। शहरोज आयरा को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और आयरा उसे अपनी जलती नजरों से ही राख कर देने की नाकाम कोशिश करती थी। कुछ दिनों के बाद कैफेटेरिया के माहौल में यूनिवर्सिटी के दो बड़े ग्रुपों के बीच एक अहम असाइनमेंट के मुद्दे पर तीखी और गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। आयरा लड़कियों के ग्रुप की जहीन लीडर थी और शहरोज लड़कों के ग्रुप का सबसे मशहूर और रसूखदार लड़का। यह हमारी अपनी असाइनमेंट है जिस पर हमने दिन रात एक करके खून पसीना बहाया है। तुम लोग इसे अपना ठप्पा लगाकर पेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। आयरा ने मेज पर पूरी ताकत से हाथ मारते हुए चीख कर कहा। मेहनत तो दुनिया का हर इंसान करता है आयरा, लेकिन उसे सही अंदाज में प्रेजेंट करने का असली हुनर सिर्फ हम जानते हैं। शहरोज ने कुर्सी पर आराम से पीछे टेक लगाकर बेहद तंजिया और चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों ग्रुप यूनिवर्सिटी के खुले ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने जंग के मैदान की तरह आ डटे। आयरा के ग्रुप की लड़कियां गुस्से और अपमान से सुलग रही थीं और शहरोज के दोस्त उसे लगातार भड़का रहे थे कि तभी शहरोज ने अपने हाथ के इशारे से अपने दोस्तों को फौरन चुप रहने की हिदायत दी। देखो आयरा, मुझे इस बेफजूल की लड़ाई में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के ही भयानक आसार रहें। शहरोज ने बेहद नरमी से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कतई मोहताज नहीं हूँ शहरोज। अपने इन बिगड़े दोस्तों से कहो कि अपनी हद में रहें। आयरा ने गुस्से से अपनी आंखें अंगारे की तरह लाल करते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ तो आओ मिलकर इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। हम दोनों अपने अपने ग्रुप को शांत कराते हैं और इसे एक जॉइंट प्रोजेक्ट में बदल लेते हैं। शहरोज ने एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई पेशकश रखी। आयरा पूरी तरह हैरान और परेशान रह गई कि आखिर शहरोज अचानक ये क्या कह रहा था। वो अपनी ईगो और खुददारी के चलते इस ऑफर को ठुकराना चाहती थी, मगर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि समझदारी इसी में है। ठीक है, मगर याद रखना ये तालमेल सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा मेरी तुम्हारे इस ग्रुप से दूर दूर तक कोई दोस्ती नहीं होगी। आयरा ने अपनी जिद पर अड़े रहते हुए दो टूक जवाब दिया। बस उस दिन के बाद से रोजाना के तौर पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। शांत खामोश लाइब्रेरी के वीरान कोने से लेकर धूप से खिले ग्राउंड तक वो घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर काम में डूबे रहते। तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करती हो आयरा? कभी कभी इस भागदौड़ से खुद को थोड़ा आराम भी दे दिया करो। शहरोज ने एक दिन लाइब्रेरी में उसे काम में बुरी तरह खोए हुए देखकर बहुत अपनेपन से कहा। मुझे तुम्हारी तरह बिना मकसद के अपना वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल आदत नहीं है शहरोज। मुझे अपनी पढ़ाई हर हाल में पूरी करनी है। आयरा ने अपनी नज़रें किताबों से हटाए बिना सपाट आवाज में जवाब दिया। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता आयरा, मैं तो इस कीमती वक्त को सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारने के लिए बचा कर रखता हूँ। शहरोज ने उसके बेहद करीब बैठकर उसकी खुली किताब को आहिस्ते से बंद कर दिया। आयरा ने जोरदार झटका खाकर चौंकते हुए उसकी आंखों में झांका। पहली बार उसे शहरोज की गहरी नज़रों में वो अनोखी कशिश और शिद्दत महसूस हुई जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसका दिल सीने में बेकाबू होकर धड़कने लगा और वो घबराकर अपनी बिखरी किताबें समेटने लगी। तुम बहुत अजीब और बेतुकी बातें करते हो शहरोज, आयरा ने घबराहट में हकलाते हुए कहा। मैं अजीब नहीं हूँ आयरा, मैं तो बस वही देख पा रहा हूँ जो तुम अपनी इस कड़क जिद के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही हो। शहरोज ने उसके और भी करीब झुककर बेहद मध्यम और रूहानी आवाज में कहा। तुम एक नंबर की फिजूल इंसान हो। अपने दिल की धड़कनों को संभालती वो जल्द ही वहां से रफू चक्कर हो गई थी। कुछ देर और रुकती तो शहरोज उसके चेहरे के रंगों को तुरंत पढ़ लेता और आयरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगली कुछ ही हफ्तों के दौरान उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक, तीखी लड़ाइयाँ और फिर प्यारी सुलह के बीच एक ऐसा अटूट और खूबसूरत रिश्ता पनप गया कि अब वो चाहकर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वे कैंपस के हर कोने में एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। उनकी ये गहरी होती दोस्ती अब किसी खूबसूरत नाम की मोहताज हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी का वो हसीन सेमेस्टर था जहां आयरा और शहरोज के दरमियान बनी हिचक की ऊंची दीवारें धीरे धीरे ढह गई थीं। अब वो लाइब्रेरी के तन्हा कोनों में घंटों साथ बैठते जहां उनकी बहसें सिर्फ किताबी पढ़ाई तक महदूद न रहकर होती। निजी जिंदगी उनके टूटे सपनों और गहराते ख्यालात तक पहुंच जाती थीं। वे एक दूसरे की रूह और सोच को गहराई से महसूस करने लगे थे।
एक शाम जब यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी और बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें शीशों पर एक धुन बजा रही थीं, आयरा अपनी किताबें समेटने लगी। तभी शहरोज ने बेहद नजाकत से उसके हाथों से उसकी डायरी छीन ली। तुम हर वक्त अपनी रूह की तड़प और जज्बातों को इन बेजान अल्फाजों में क्यों कैद करती हो आयरा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी इन खामोशी को पढ़ पाएगा? शहरोज ने आंखों में एक दीवानी चमक और होठों पर मदहोश मुस्कान लिए पूछा। ये मेरी पर्सनल चीज़ है शहरोज, इसे वापस करो। मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आयरा ने हल्की सी झुंझलाहट धड़कते सीने के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि इस डायरी के पन्नों में मेरे नाम की कितनी धड़कनें छुपी हुई हैं। क्या इसमें सिर्फ एक उलझी हुई पहेली हूँ या सिर्फ तुम्हारी चाहत का कोई हसीन ख्वाब? शहरोज ने डायरी को अपने सीने से ठीक अपने धड़कते दिल के पास लगा लिया। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अनसुलझी उलझन बन चुके हो शहरोज, प्लीज इसे वापस कर दो। आयरा की आंखों में एक ऐसी गहरी कशिश और इकरार की चमक थी जो शहरोज ने पहली बार इतने करीब से देखी थी। वो दोनों लाइब्रेरी के उस अलौकिक खामोश कोने में एक दूसरे के इतने करीब थे कि बाहर गिरती बारिश की छन छन और उनके बेकाबू धड़कते दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। शहरोज ने कांपते हाथों से डायरी आयरा की ओर बढ़ाई, मगर उसके लरजते हाथ आयरा की नाजुक उंगलियों पर ठहर गए। इस छुअन से दोनों के वजूद में बिजलियां सी कौंध गईं। अगर मैं तुम्हें एक ऐसी उलझन का तोहफा दूं जो तुम्हारी इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दे, तो क्या तुम मुझे अपनी रूह में पनाह दोगी? शहरोज ने उसकी आंखों में अपनी गहरी नजरें गड़ाते हुए बेहद मध्यम रूहानी आवाज में पूछा। मैं समझ नहीं पा रही तुम किस मोड़ की बात कर रहे हो शहरोज। आयरा ने घबराकर नजरें चुराई और कांपते हाथों से किताबें बैग में ठूंसने लगी। शहरोज ने भी अपनी बात अधूरी छोड़कर अपनी खामोश नजरों से उसकी हया को पी लिया। कुछ दिनों के बाद शहरोज की सालगिरह का दिन आया। आयरा ने सोचा क्यों ना वो इस खास दिन उसे एक ऐसा अनमोल तोहफा दे जिसे वो पूरी उम्र अपनी सांसों में बसा कर रखे। वो इस खुमारी में ये भी भूल गई कि इस तोहफे से शहरोज के सामने उसकी मोहब्बत का हर राज बेनकाब हो जाएगा। उसने एक छोटी सी खूबसूरत डायरी खरीदी और उसमें यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों की उनकी तीखी नोकझोंक, वो नखरीली लड़ाइयाँ और वो सारे रूहानी लम्हे अपनी कलम से उकेर दिए। जब वो अनजाने में एक दूसरे के करीब आए थे, कैफेटेरिया के पीछे फैले मखमली हरे लॉन में, जब शहरोज अपने दोस्तों के साथ बैठा खिलखिला रहा था, आयरा दबे पांव वहां पहुंची। उसके कांपते हाथों में लाल रिबन से बंधा एक छोटा सा तोहफा था। हैप्पी बर्थडे शहरोज। आयरा ने शर्माते और हिचकिचाते हुए तोहफा उसकी ओर बढ़ाया। शहरोज के दोस्तों ने सीटी बजाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर शहरोज की दुनिया तो उस पल ठहर गई थी। उसकी दीवानी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ आयरा का हसीन चेहरा था। उसने बेहद हिफाजत से तोहफा लिया और जैसे उसे खोला, उसके चेहरे पर एक अलौकिक गहरा सुकून तैर गया। उसके दिल की हर टीस जैसे शांत हो गई थी। तुमने सच में हमारी सांसों के इन सारे लम्हों को संजो कर रखा है आयरा। शहरोज ने उसकी आंखों में झांकते हुए भरे गले से कहा। मुझे तो लगा था शायद तुम्हें अपनी जीत का यह एहसास अच्छा लगेगा। आयरा ने शर्म से लाल होते अपनी नज़रें झुकाकर मुस्कुराकर जवाब दिया। उस जादुई दिन के बाद से उनके बीच के बात का हर अंदाज पूरी तरह बदल गया। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे की सांसों की ज़रूरत बन चुके थे। शहरोज ने उसे प्यार से भरे छोटे छोटे गिफ्ट और सरप्राइज़ देना शुरू कर दिए। कभी उसकी पसंदीदा नायाब किताब, तो कभी यूनिवर्सिटी कैंटीन में उसकी पसंद की गर्मा गर्म कॉफ़ी। एक सुनहरी दोपहर जब वो यूनिवर्सिटी की ऊंची छत पर बैठे थे और ठंडी हवाएं आयरा की जुल्फ़ों से खेल रही थीं, आयरा ने शहरोज से पूछा, तुम मुझे हमेशा इतना ख़ास और अपनी रूह के करीब क्यों महसूस करवाते हो शहरोज? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता कि दुनिया वाले हमारे बारे में बातें करेंगे? मुझे इस बेगानी दुनिया की फिजूल बातों से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता आयरा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब तुम मेरी नज़रों के सामने होती हो तो मुझे कायनात की किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। क्या तुम सच में मेरी इन तरसती आंखों में नहीं देख पाती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत है? शहरोज ने बेहद शिद्दत और समर्पण से उसका हाथ अपनी हथेलियों में भर लिया। आयरा उस पल जबान से कुछ न बोल सकी, मगर उसकी झुकी हुई पलकें और चेहरे पर बिखरी हया ही शहरोज के हर सवाल का रूहानी जवाब थी। वो दोनों कुछ देर खामोश बैठकर ढलते हुए हसीन मौसम और सुहाने आसमान को निहारते रहे। ये वो लम्हे थे जब मोहब्बत ने अपनी जड़ें उनके वजूद और रूह में हमेशा हमेशा के लिए मजबूती से गढ़ा ली थीं। वे अब सिर्फ कैंपस के साथ ही नहीं थे,
वे एक दूसरे के हमराज, रूह के हमसफ़र और धड़कन बन चुके थे। यूनिवर्सिटी के विशाल लॉन में एक सदियों पुराना घना पेड़ था, जिसके ठंडे साए में बैठकर वे अक्सर दुनिया से बेखबर घंटों बिताया करते थे। आज मौसम हद से ज़्यादा खुशनुमा था और मंद मंद महकती हवा चल रही थी। शहरोज ने अपनी जैकेट उतार कर आयरा के पास सलीके से रखी और खुद जमीन पर उसके कदमों के पास बैठ गया। उसकी मोहब्बत से भरी नजरें लगातार आयरा के नूरानी चेहरे का चक्कर काट रही थीं। तुम मुझे इस तरह पागलों की तरह क्यों घूर रहे हो शहरोज? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आयरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बेकाबू जुल्फों को कान के पीछे समेटा। तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर एक ऐसा पाक सुकून है आयरा, जो मुझे दुनिया के हर दर्द और हर गम से खींचकर एक नई दुनिया में ले जाता है। मैं तो बस यही इबादत कर रहा हूँ कि काश ये वक्त, ये हवा और हमारी नज़दीकी यहीं हमेशा के लिए ठहर जाए। शहरोज ने अपनी उंगलियां आयरा के हाथ के बेहद करीब रख दी। आयरा ने कुछ लम्हे खामोशी से शहरोज की तड़पती आंखों में देखा, फिर आहिस्ते से अपना थरथराता हाथ उसके गर्म हाथ पर रख दिया। शहरोज, तुम हमेशा ऐसी रूह को छू लेने वाली बातें क्यों करते हो, जिससे मेरा मासूम दिल सीने से बाहर आने को बेकाबू होकर धड़कने लगता है? क्योंकि ये मेरी रूह का सच है आयरा। तुमने मेरी वीरान जिंदगी में जो जगह बना ली है, वो अब कयामत तक किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं मानता, तुम तो मेरी रूह, मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म का अटूट हिस्सा बन चुकी हो। शहरोज ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। आयरा ने अपनी लरजती पलकें झुका लीं, उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। मैं सब जानती हूँ शहरोज, मैं भी अब तुम्हारे बिना खुद को मुकम्मल नहीं मानती। जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है जैसे पूरी कायनात की खुशियाँ मेरी झोली में सिमट आई हों। इसके बाद के आने वाले दिन उनके लिए किसी ख्वाबों की हसीन ताबीर जैसे। शहरोज रोजाना यूनिवर्सिटी की कैंटीन से आयरा की पसंदीदा कॉफ़ी लेकर आता और उसे कैंपस के एक तन्हा बेहद हसीन कोने की मेज पर ले जाता। आज मैंने अपनी जान के लिए नायाब चीज़ खरीदी है। एक दिन शहरोज ने मखमली कपड़े में सजा एक छोटा सा डिब्बा आयरा के सामने रखा। आयरा ने अचरज और बेपनाह मोहब्बत से उस खूबसूरत डिब्बे को देखा। ये क्या है शहरोज? आज तो कोई ख़ास दिन भी नहीं है। मोहब्बत जताने के लिए किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती आयरा, शहरोज ने मुस्कुराकर कहा। आयरा ने डिब्बा खोला तो अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहरोज, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है आयरा, ये मेरा वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसे पहनो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे हाथ पर कैसी लगती है। शहरोज ने खुद वो अंगूठी आयरा की उंगली में पहना दी। उस लम्हे आयरा को लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हैं। वो दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। उस खामोशी में भी बहुत सी बातें थीं जो अल्फाज की मोहताज नहीं थीं। फिर जब वो घर जाने के लिए निकले तो शहरोज ने आयरा को गेट तक छोड़ा। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, ठीक है? ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी, आयरा ने मुस्कुराकर कहा और घर की तरफ चल दी। शहरोज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल खुशी से भरपूर था। उसे लगा कि ज़िंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है, मगर ये खुशी बस कुछ ही समय के लिए थी। घर पहुंचकर आयरा ने जब अपनी अंगूठी छिपाने की कोशिश की तो मनाहिल ने उसे देख लिया। आयरा, ये अंगूठी कहाँ से आई? क्या शहरोज ने दी है? मनाहिल ने आंखें फाड़ कर पूछा। हाँ मनाहिल, उसने मुझे ये तोहफा दिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती। आयरा ने बिना छुपाए अपनी खुशी का इजहार किया। आयरा, तुम नहीं जानती कि तुम किस आग से खेल रही हो। हमारे ख़ानदानों का तो तुम्हें पता है ना, अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बुरा होगा, मनाहिल ने बेफिक्रमंद लहजे में कहा। आयरा ने मनाहिल की बात को अहमियत नहीं दी। उसे लगा कि मोहब्बत सब कुछ जीत सकती है। वो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अपनी अंगूठी को देखते हुए मुस्कुराने लगी। वो अनजान थी कि तूफान बहुत करीब है। शहरोज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे घर वाले मान जाएंगे? आयरा ने एक दिन यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठकर शहरोज से पूछा। क्यों नहीं मानेंगे आयरा? अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें ऐतराज़ क्यों होगा? शहरोज ने उम्मीद से भरे लहजे में कहा। तुम्हें नहीं पता शहरोज, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। मैंने कभी किसी लड़के के बारे में अम्मी से बात नहीं की, आयरा ने परेशानी से अपने हाथों को मलते हुए कहा। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा। शहरोज ने उसका हाथ थाम कर यकीन दिलाया। अगले कुछ दिन आयरा के लिए बहुत भारी थे। वो हर वक्त सोचती रहती कि बात कैसे शुरू करे। एक दिन दोपहर को जब घर में सब फ्री थे, आयरा ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई।
अम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, आयरा ने सर झुकाकर कहा। क्या बात है आयरा, इतनी संजीदा क्यों हो? शाजिया बेगम ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। अम्मी, यूनिवर्सिटी में एक लड़का है शहरोज, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो रिश्ता लेकर आना चाहता है। आयरा ने एक ही सांस में ये सब कह दिया। शाजिया बेगम का चेहरा फौरन बदल गया। उन्होंने आयरा को ऐसे देखा जैसे उसे पहचान न पा रही हो। आयरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? साजिया बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने आपको सब सच बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया, आयरा ने रोते हुए कहा। कभी नहीं आयरा, इस घर में अब दोबारा इस टॉपिक पर बात भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने किसी लड़के से बात की है तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना उसी वक्त बंद करवा दूंगी। शाजिया बेगम ने गुस्से से उसे झिड़क दिया और कमरे से बाहर चली गईं। आयरा वहीं बैठी रोती रही। उसे अपनी माँ का ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसने फौरन मनाहिल को बुलाया। मनाहिल, अम्मी ने मना कर दिया है और मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी डरा दिया है, आयरा ने सिसकियाँ लेते हुए कहा। आयरा, मैंने तो कहा था ना कि तुम अभी सब्र करो, देखो अब चची कितनी नाराज हैं, मनाहिल ने उसे रोता देखकर कहा। अगले दिन आयरा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी क्योंकि शाजिया बेगम की नज़रें उसी पर थीं। वो कमरे में बंद शहरोज के मैसेज का इंतजार करती रही। शहरोज का फ़ोन आया तो आयरा ने उसे सारी बात बता दी। तुम फिक्र मत करो आयरा, मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शहरोज ने फ़ोन पर उसे हौसला दिया। लेकिन वो नहीं मानेंगे शहरोज, और अम्मी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी जाना भी बंद करवा देंगी, आयरा ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा आयरा, कल हम रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, वहाँ बैठकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। अगले दिन आयरा ने बड़ी मुश्किल से माँ से यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मांगी। वो रेस्टोरेंट पहुंची ही थी जहाँ पर शहरोज पहले से ही मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। माहौल काफ़ी उदास था क्योंकि दोनों जानते थे कि हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा आयरा, शहरोज ने उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी। नहीं शहरोज, अगर तुमने ये गलती कर दी तो अम्मी उसी दिन मेरा यूनिवर्सिटी छुड़वा देंगी और मेरी शादी भी कर देंगी। हमारे ख़ानदान में लव मैरिज नहीं की जाती। लेकिन आयरा, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? शहरोज का दिल भी तड़प रहा था कि वो अपनी आयरा को कैसे हासिल करे। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा शहरोज, वो लोग नहीं मानेंगे। आयरा की बात पर शहरोज कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारे घर वाले बहुत सख्त हैं आयरा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, शहरोज ने चाय का कप रखते हुए कहा। कैसा तरीका? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आयरा, यही एक रास्ता है जिससे हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। ये सुनकर आयरा के कदमों से ज़मीन निकल गई। उसे लगा शहरोज उसे वो रास्ता दिखा रहा है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। नहीं शहरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती, आयरा ने गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ कहा। उन दोनों के बीच सख्त बहस शुरू हो गई और उसी बहस के दौरान वे एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो गए। रेस्टोरेंट में होने वाली इस तल्ख बहस के बाद दोनों के बीच खामोशी का ऐसा तूफान आया जिसने उनकी मोहब्बत को पल भर में तन्हाई के सहरा में बदल दिया। कई दिन गुजर गए मगर फ़ोन की स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं आया। शहरोज के कमरे का माहौल किसी कैद खाने जैसा था। वो कमरे की खिड़की के पास बैठा, कमरे में धुआं भर चुका था। अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट दबा रखी थी और अश्तरे सिगरेट के टुकड़ों से भर चुकी थी। वो एक एक करके सिगरेट जलाता रहा, जैसे हर धुआं आयरा की यादों उसके सीने से निचोड़ रहा हो। आंखें लाल थीं और चेहरे पर रौनक मांद पड़ चुकी थी। तुम क्यों नहीं समझती आयरा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, शहरोज ने खाली कमरे में खुद से ही मुखातिब होकर कहा। फिर वो कुर्सी से उठा और किचन में जाकर खुद चाय का एक कप बनाया। वो एक ही रात में न जाने कितनी बार चाय बना चुका था। चाय ठंडी होकर कड़वी हो जाती और वो उसे पीता रहता। अब उसके यही दो काम थे, या तो सिगरेट पीना या फिर चाय। उसका दिल कर रहा था कि वो आयरा के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाए, मगर उसकी अना और आयरा की खुददारी के अल्फाज उसे जंजीरों की तरह जकड़े हुए थे। दूसरी तरफ आयरा का हाल भी कुछ अलग न था। वो अपने बिस्तर पर बैठी, सामने उसकी यूनिवर्सिटी की किताबें खुली पड़ी थीं, मगर उसकी नज़रें सिर्फ उन पन्नों पर जमी थी जिन पर शहरोज की लिखावट थी, जहां उन दोनों ने कभी कोई नोट लिखा था। मुझे पढ़ना है, मुझे खुद को मसरूफ़ रखना है, मैं पागल नहीं हूँ, आयरा ने खुद को समझाते हुए किताब को गौर से पढ़ने की कोशिश की, मगर उसे हर लफ्ज़ में शहरोज का नाम दिखाई दे रहा था। उसने किताब बंद करके दूर फेंकी और सर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे वो लम्हे याद आ रहे थे जब शहरोज उसे पढ़ाई में मदद करता था, जब वो हंसते हंसते एक दूसरे को छेड़ते थे।
अब इस कमरे की हर चीज़ शहरोज की खुशबू और उसकी यादों से भरी हुई थी। उसे इस बात का तीव्र दुख था कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए उसकी इज्जत दांव पर लगाने की बात क्यों की, और शहरोज की उस बात का दुख था कि आयरा उसकी मोहब्बत पर तो यकीन रखती है मगर उसके साथ पर नहीं। वो दोनों अपने अपने घरों में इस दर्द से गुजर रहे थे कि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन अब उनकी अपनी खामोशी ही बन चुकी थी। आयरा अपनी कजिन मनाहल को बुलाना चाहती थी मगर उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो अपनी उदासी का तमाशा बनाए या किसी को अपनी बेबसी बताए। कई दिन इसी तड़प में गुजर गए। दोनों की जिंदगियां एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गईं। शहरोज अब यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता था। उसे डर था कि कहीं आयरा की खाली बेंच को देखकर उसका दिल न फट जाए। और आयरा घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी, जहाँ हर दीवार पर शहरोज का अक्स नजर आता था। उनके बीच का राब्ता टूट चुका था मगर दिलों की धड़कनें अब भी एक दूसरे का नाम पुकार रही थीं। ये जुदाई उनके लिए किसी अजियत से कम न थी। वो इस आजमाइश में थे कि क्या उनकी मोहब्बत का अंजाम वाकई ये तन्हाई है, हमेशा हमेशा के लिए, या तकदीर उन्हें एक बार फिर किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। कमरे की उदासी आयरा की रग रग में उतर चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर उदास मौसम को देख रही थी मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बीते कई दिनों से उसने न ढंग से कुछ खाया था, ना ही उसे नींद नसीब हुई थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो आयरा ने एक ठंडी सांस भरी। मनाहिल अंदर आई और आयरा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। आयरा, कब तक खुद को इस तरह कमरे में कैद रखोगी? देखो तुम्हारी रंगत कैसी हो गई है। मनाहिल ने उसके पास बैठते हुए दुखी लहजे में कहा। मुझे कहीं नहीं जाना मनाहिल, मेरा दिल कहीं नहीं लगने वाला। तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। आयरा ने करवट बदल ली। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बस एक बार मेरे साथ बाजार चलो। मनाहिल ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। आयरा ने बहुत मना किया मगर मनाहिल की जिद के सामने वो हार गई थी। फिर वो किसी तरह तैयार होकर उसके साथ बाजार रवाना हो गई। मार्केट में हर तरफ चहल पहल थी मगर आयरा के लिए जैसे वक्त थम चुका था। वो मनाहिल के साथ बाजार की गलियों में चल रही थी मगर उसका ध्यान कहीं और था। थोड़ी देर घूमने के बाद मनाहिल ने उसे एक मशहूर चाट फार्म हाउस पर बिठा दिया। तुम ये खाओ, मैं जरा वो सामने वाली दुकान से कंगन देख कर आती हूँ। मनाहिल ने उसे वहीं बिठाया और खुद वहाँ से कुछ फासले पर चली गई। आयरा प्लेट में चम्मच मार रही थी मगर कुछ भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसी लम्हे उसे अपने करीब किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो चम्मच छूटकर प्लेट में जा गया। सामने ही शहरोज खड़ा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी थकान नुमाया थी। उसने एक लम्हा खराब किए बगैर आयरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कोने की तरफ ले गया। ये क्या तरीका है? कौन है आप? मेरी कजन का हाथ छोड़िए। मनाहिल, जो कंगन वाली दुकान से वापस आ रही थी, शहरोज के देखकर पीछे दौड़ी और चीखते हुए बोली, क्योंकि उसने सिर्फ शहरोज का नाम सुना था, कभी उसे देखा नहीं था। मनाहिल, तुम रुको, मैं अभी बात करके आती हूँ। आयरा ने मनाहिल को इशारा किया जबकि वो शहरोज के हाथों की गिरफ्त में थी, जिसे वो छुड़ा भी सकती थी मगर उसका दिल उसे ऐसा करने से रोक रहा था। मनाहिल समझ गई और एक गहरी सांस लेकर रह गई। वो उसे मार्केट की एक तन्हा सी जगह पर ले गया और उसे दीवार के साथ लगाकर खड़ा हो गया। शहरोज की सांसें तेजी से चल रही थीं, सीने में धड़कनें उथल पुथल मचा रही थीं। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ आयरा? इतने दिन गुजर गए, एक मैसेज तक नहीं किया। क्या बाकी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? शहरोज ने तड़प कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम क्या समझते हो शहरोज, कि सिर्फ तुम ही तड़प रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने इन दिनों क्या कुछ नहीं सहा है? मेरी जिंदगी हो तुमने ही मुझे तन्हा छोड़ दिया। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं टूट गया था आयरा, मैं अंदर से मर चुका था। मुझे लगा कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो शायद मेरी बात मान लोगी, मगर तुमने तो मेरे निकाह का ख्वाब ही तोड़ दिया। शहरोज ने अपना सिर दीवार पर टिका दिया। मोहब्बत और चीज़ है शहरोज, मगर अपने वालिदैन की इज्जत और उनके घर का सुकून इससे भी बड़ी चीज़। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने बस अपनी जिद पूरी करनी चाहिए, आयरा ने सिसकते हुए जवाब दिया। शहरोज ने उसके चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत और दर्द महसूस किया। हमें कुछ तो करना होगा आयरा, मैं इस तरह तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मुझे फ़ोन करना, आज रात हम बात करेंगे। शहरोज ने उसका हाथ छोड़ा और वहाँ से तेजी से मुड़ गया। आयरा वहीं साखित खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण दोबारा जा कि शायद अब कुछ बेहतरी की तरफ जाया जा सकता था।
मार्केट से वापसी के बाद आयरा का दिल किसी अनदेखी कशमकश में डूबा हुआ था। रात के साए गहरे हो चुके थे और आयरा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी। मनाहिल उसके पास ही थी। आयरा, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहा है? क्या निकाह का रास्ता वाकई हमें इस मुसीबत से निकाल लेगा? मनाहिल ने धीमी आवाज़ में पूछा। मुझे नहीं मालूम मनाहिल, मगर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। शहरोज का कहना है कि एक बार निकाह हो जाएगा तो घर वाले इनकार नहीं कर पाएंगे, आयरा ने सिसकते हुए कहा। मनाहिल ने आह भरी और अपनी यादों के दरीचे खोल दिए। काश मैं भी तब इतनी बहादुर होती। मैं भी अली को पसंद करती थी, मगर मेरी बुज़दिली और घर वालों के डर ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आज मैं सिर्फ तड़पती हूँ कि काश उस दिन मैं उसका साथ दे देती। आयरा, तुम ऐसी गलती मत करना। अगर वो मोहब्बत करता है तो उसके साथ निकाह कर लो, वरना सारी उम्र मेरी तरह पछताओगी। मनाहिल की आंखों में नमी देखकर आयरा का दिल भी भर आया। उसी लम्हे उसके फ़ोन पर शहरोज की कॉल आई। आयरा ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। आयरा, तो तुमने क्या सोचा है? हम कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि मेरे फार्म हाउस पर निकाह करते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? शहरोज की आवाज़ में एक अजीब सी इल्तिजा और शिद्दत थी। आयरा ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में शहरोज की मोहब्बत और मनाहिल के शब्द गूंज रहे थे। ठीक है शहरोज, मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ निकाह, उसके बाद तुरंत तुम मुझे घर छोड़ दोगे। वो जो कहना चाहती थी शहरोज को खुलकर कह नहीं पा रही थी। रात भर वो दोनों कजन्स योजना बनाती रहीं। मनाहिल ने ही तजवीज़ दी कि घर में ये बात फैलाएंगी कि उसे यूनिवर्सिटी की कंबाइंड स्टडी के लिए एक रात अपने एक दोस्त के घर रुकना है। घर वाले उन पर भरोसा करते थे, मगर रात को घर से बाहर रुकने पर उन्हें सख्त ऐतराज़ था। उन्होंने अपने दादा से बात मनवाई, जो उनकी बातों में आ गए। अगले दिन सुबह का सूरज एक नई उम्मीद और एक नए खतरे की किरण लेकर निकला था। आयरा ने अपने सबसे बेहतरीन जोड़े को पैक किया, जिसका ख्वाब उसने अपनी मोहब्बत के लिए देखा था। वो उस बैग में सिर्फ किताबें नहीं, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर जा रही थी। जब वो ड्राइवर के साथ घर से निकली तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपने दोस्त के घर के बाहर ड्राइवर को रोका। तुम वापस जाओ, मैं अंदर चली जाऊंगी, आयरा ने धीमे लहजे में कहा। जैसे ही ड्राइवर की गाड़ी नज़रों से ओझल हुई, आयरा ने फ़ौरन शहरोज को कॉल की। चंद मिनटों के बाद ही शहरोज की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। वो उसे अपनी ज़िंदगी की इस अहम मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार था। फार्म हाउस का सफ़र शुरू हो चुका था और आयरा का दिल घबराहट से दो चार था। तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट क्यों आयरा? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इज्जत के साथ खेलूँगा? शहरोज ने ड्राइविंग करते हुए उसकी आंखों में देखा। नहीं शहरोज, ऐसा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये निकाह के बोल हो जाएं, ताकि मैं भी सुकून की सांस लूँ, आयरा ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। फार्म हाउस के पुरसुकून फिजा में वो पहुँचे तो वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था। शहरोज ने अपने चंद करीबी दोस्तों का इंतजाम पहले ही कर रखा था। उसने आयरा के लिए कुछ सामान भी मंगवाया, जिसमें सुर्ख दुपट्टा और हाथों के लिए गजरे शामिल थे। शहरोज ने खुद अपने हाथों से वो गजरे आयरा की कलाइयों पर सजा दिए। उस लम्हे आयरा को महसूस हुआ कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। आयरा ने वो पिंक कलर का ड्रेस भी चेंज कर लिया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। फिर निकाह ख्वाह आया और निकाह की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। वो बोल जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाले थे फिजा में गूंज उठे। निकाह के बाद का वो माहौल था जिसका ख्वाब आयरा और शहरोज ने देखा था। निकाह ख्वाह दोस्तों के जाने के बाद फार्म हाउस में एक सुकून सा फैल गया था। शहरोज कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्मा गर्म खाना था। उसने ट्रे मेज पर रखी और आयरा के करीब आकर उसके सर से सुर्ख दुपट्टा हटाया। आयरा शर्मो हया से अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। शहरोज ने प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम कह रही थी ना कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया? घबराहट में तुम्हारा हाल बुरा हो रहा था। अब तो टेंशन दूर हो गई ना? चलो अब मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। शहरोज ने प्लेट में से निवाला तोड़ा और आयरा के होंठों के करीब किया। आयरा ने शर्माते हुए छोटा सा लुकमा लिया। शहरोज की आंखों में उसे अपने लिए एक ऐसी पनाह दिखाई दे रही थी जिसकी उसे ज़िंदगी भर तलाश थी। वो दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते रहे और उनके बीच प्यार और मोहब्बत की बातें होती रहीं, जो सिर्फ दो रूहों के मिलन का पता देती थीं। खाना ख़त्म करने के बाद शहरोज ने ट्रे एक तरफ रखी और आयरा के करीब हो गया। उसे कमर से पकड़ते हुए एक पल में ही अपनी गोद में बिठा लिया। आयरा का पूरा वजूद थर्रा उठा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या कर रहे हो शहरोज? हमें चलना चाहिए, अब देर हो रही है। कुछ देर रुको यार, महसूस करने दो कि अब तुम मेरी हो चुकी हो।
शहरोज की आवाज़ भारी होने लगी थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो आयरा, आज तुम सिर्फ मेरी हो। शहरोज ने उसके नरम गालों पर अपने तपते कांपते होठों का स्पर्श बिखेर दिया। आयरा के पूरे वजूद में तितलियां सी उड़ने लगी। ये पहली बार था जब शहरोज ने उसे इस तरह अपने होठों से छुआ था। इससे पहले तो बस कभी कभार उसके हाथों को अपने हाथों में लेता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जैसे लम्हे गुजर रहे थे जज्बात की शिद्दत बढ़ रही थी। शहरोज की कुर्बत आयरा के वजूद में एक लहर सी दौड़ा रही थी। उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ सख्त करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांस लेते हुए उसके बदन की खुशबू को खुद के अंदर उतारने लगा। लेकिन जैसे ही शहरोज ने कमर से हाथ ऊपर ले जाते हुए उसके ब्लाउज की डोरियों को धीरे से खोला तो आयरा जी जान से कांप उठी थी। आयरा के दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ और वो पीछे हटने लगी। नहीं शहरोज, रुक जाओ, हमारे बीच ये तो तय नहीं हुआ था ना। मुझे बहुत डर लग रहा है शहरोज, अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? आयरा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। आयरा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और मेरा हक है तुम पर। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ यार। आज शादी हुई है, सौगात है हमारी, और तुम्हारे इतना करीब आकर तुमसे दूर चला जाऊं? नहीं जा सकता यार। आयरा की इस कदर नज़दीकी उसके सोई हुए जज्बात जगा चुकी थी। आंखें नशीली होकर हल्की हल्की लाल होने लगी थीं, होंठ कांपने लगे थे, दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी थीं। वो आज की रात आयरा के वजूद में समा जाना चाहता था, अपनी मोहब्बत को अमर कर लेना चाहता था। शहरोज उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसे यकीन दिला रहा था। आयरा के गुलाबी रसीले होंठ उसे बुरी तरह अपनी ओर खींच रहे थे। इजाज़त दो आयरा, नहीं रह सकता तुमसे दूर, वो जज्बात की शिद्दत से तड़प कर बोला। आयरा शहरोज की आंखों में इस कदर खुलूस और प्यार देखकर पिघल गई। भारी घनी पलकों को झुकाते हुए उसने सहमति दे दी और शहरोज दीवाना होकर उसके लबों पर झुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में डूबती चली गई। कंधे से फिसलते ब्लाउज को उसने बिल्कुल अलग कर दिया और आयरा को बड़ी नरमी से तकिए पर लिटा दिया। आयरा सब कुछ भूलकर गहरी सांसें भरती आने वालों पलों के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। उसकी खुली खूबसूरती को देखकर शहरोज बेकाबू होता उसके ऊपर झुकता चला गया। उसके जुनून में, उसके स्पर्श में एक शिद्दत थी, एक तड़प थी। पहले कब उसने शहरोज का ऐसा रूप देखा था? एक पल के लिए तो उसकी ये दीवानगी देखकर वो डर गई थी। आराम से शहरोज, मुझे दर्द। वो मचल उठी, बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ लिया। थोड़ा सा दर्द सह लो मेरी जान, उसके बाद सिर्फ सुकून ही सुकून है। वो और भी तेजी लाते हुए गहरी गहरी सांसों के बीच बोला था। और फिर वो लम्हे आए जब उनके बीच कोई भी दूरी न रही। असीम सुख प्राप्त करते हुए वो उसे अपनी बाहों में समेट गया था। आयरा के लिए भी ये सब कुछ पहली बार था, लेकिन शहरोज के साथ बिताए गए ये पल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वो दोनों मियाँ बीबी की हैसियत से एक दूसरे के साथ रहे। वो रात उनकी मोहब्बत की जीत थी। रात के पिछले पहर शहरोज गहरी नींद सो रहा था। आयरा भी उसी के पहलू में सुकून से सोई हुई थी। आधी रात को शहरोज की आंख खुली तो उसे कोई आवाज़ आई। उसने देखा तो उसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन को कान से लगाते हुए उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। फिर वो चुपके से बिस्तर से उठा। आयरा को पता तक न चला। उसने अपने कपड़े पहने, एक आखिरी नज़र आयरा के मासूम चेहरे पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। फार्म हाउस के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण आयरा की आंखों पर पड़ी तो उसने शहरोज को अपने पहलू में न पाया। उसे लगा शायद वो किचन में होगा। वो उठी और उसे आवाज़ दी, शहरोज तुम कहाँ हो? आयरा ने मुस्कुराकर कहा, मगर जवाब में खामोशी थी। उसने बाथरूम और दूसरे कमरे चेक किए, मगर शहरोज कहीं नहीं था। उसने रामू काका से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम न था। आयरा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और शहरोज का नंबर मिलाया, मगर नंबर लगातार बंद जा रहा था। आयरा के दिल में एक खौफ सा बैठ गया। उसने बार बार कॉल्स की, मगर हर तरफ खामोशी थी, हर बार मायूसी थी। वो वहाँ तन्हा खड़ी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी है। रात तक शहरोज की नज़दीकी उसे सुकून दे रही थी, लेकिन अब उसे अपने वजूद पर अंगारों की तरह तपती हुई महसूस हो रही थी। उसने रोते हुए अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकल गई। घर पहुँचकर उसने सारा दिन शहरोज का इंतज़ार किया, मगर उसका न कोई फ़ोन आया न कोई मैसेज। वो शहरोज की तलाश में पागल हो रही थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शहरोज के अचानक गायब हो जाने के बाद आयरा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसने घर आकर खुद को कमरे में कैद कर लिया। हर गुजरते दिन के साथ उसका दुख बढ़ता जा रहा था।
उसके घर वाले उसकी खामोशी और चेहरे की जर्दी देखकर परेशान थे, मगर वो किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं रखती थी। उसे लगता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। वो हर रोज़ शहरोज के नंबर पर कॉल करती, मगर हर बार वही ठंडा सा पैगाम उसे अंदर तक जला देता था। 2 साल का अरसा उसने एक जिंदा लाश की तरह गुजारा। वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ चुकी थी और अपनी ज़िंदगी के हर रंग से दस्तबरदार हो चुकी थी। उसके कमरे की दीवारें अब उसके दुखों की गवाह बन चुकी थीं। वो अक्सर रातों को जागकर शहरोज की दी हुई अंगूठी को देखती और रोती रहती। उसे अब यकीन होने लगा था कि शहरोज उसे धोखा दे गया है और उसकी मोहब्बत एक बहुत बड़ा झूठ थी। घर वाले उससे उसकी तबीयत या उदासी के बारे में पूछते तो वो बस सिर झुकाकर खामोश हो जाती थी। मनाहिल ही थी जो उसके पास आकर बैठती उसे तसल्ली देने की कोशिश करती थी, मगर आयरा के दिल में जो आग लगी थी उसे बुझाना नामुमकिन था। वो हर सुबह इस उम्मीद पर उठती कि आज शहरोज आएगा या कोई पैगाम भेजेगा, लेकिन हर शाम उसे उसी मायूसी का सामना करना पड़ता था। उसकी जवानी उसके दुखों के बोझ तले दबकर रह गई थी और वो दुनिया की नज़र से बचकर अपना दुख खुद ही समेटती रही। उसके माँ बाप अब चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन आयरा हर रिश्ते से इनकार कर देती। पर जब उसके पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो शादी के ऊपर शादी कैसे करे। सच भी माँ बाप को बता नहीं सकती थी क्योंकि शहरोज का कुछ अता पता नहीं था। मौजूदा हालात। वो दोनों अभी सबकी नज़र से ओझल अकेले कमरे में बैठे थे, मगर जैसे ही किसी के कदमों की आहट करीब आने लगी, शहरोज बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया और थोड़ी देर के बाद मनाहिल भी आयरा को बाहर ले आई थी। आयरा ने देखा कि शहरोज की आंखों में ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना कोई परेशानी। शहरोज की माँ ने आयरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची तो बहुत प्यारी है, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आज ही बात पक्की करते हैं। आयरा वहाँ पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। वो देख रही थी कि कैसे शहरोज इत्मीनान से अपने पापा के साथ बैठा बातें कर रहा था, जैसे वो रात फार्म हाउस पर कुछ हुआ ही ना हो। आयरा को याद आया कि उस रात शहरोज के जाने के बाद उसकी क्या हालत हुई थी। बड़ों ने बातचीत के दौरान शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। सब लोग खुश थे और एक हफ्ते के अंदर शादी की तैयारियां शुरू करने का फैसला हुआ। आयरा पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। वो शहरोज की ओर देखती तो उसे वो फार्म हाउस का शहरोज नज़र नहीं आता था, बल्कि एक अनजान शख्स नज़र आता था जिसने उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला था, उसे धोखा दिया था। शहरोज शहरोज की नज़रें अब आयरा से मिली तो उसने एक मुस्कुराहट दी, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, लेकिन आयरा के घर में किसी को खबर न थी कि दुल्हन के अंदर कितनी बड़ी आग जल रही है। आयरा ने शहरोज से दूरी बना ली थी। जब भी शहरोज का फ़ोन आता वो उसे काट देती या फिर खामोशी से स्क्रीन को देखती रहती। उसकी नाराज़गी इस हद तक बढ़ चुकी थी, अब वो उससे बात करना तो दूर, उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी। अगले हफ्ते घर में ढोलक की थाप गूंज रही थी और सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, मगर आयरा के लिए ये सब कुछ किसी सजा से कम न था। वो अपने कमरे में बैठी अकेली सोचती रहती कि वो इंसान जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, वो धोखा देने के बाद वापस कैसे आ सकता है। उसके दिल में शहरोज के लिए नफ़रत और मोहब्बत का एक अजीब सा संगम बन चुका था। उसे अब इस शादी से बेहद घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये रिश्ता अब उस भरोसे की बुनियाद पर कायम नहीं है। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया और आयरा को दुल्हन के जोड़े में सजाया गया। वो आईने के सामने बैठी थी। उसे अपनी ही जात एक अजनबी जैसी लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल बार बार उससे कह रहा था कि शादी मत होने दो, मगर वो अपने माँ बाप की इज्जत के हाथों मजबूर थी। जब बारात के आने का शोर सुनाई दिया तो आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो किसी सूरत इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसका वजूद अंदर से चीख रहा था कि ये रास्ता उसके लिए नहीं है, वो धोखेबाज है। शहरोज जब बारात लेकर पहुंचा तो वो बेहद खुश नजर आ रहा था, मगर आयरा ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। जब उसे स्टेज पर लाया गया तो वो एक बेजान मुजस्समे की तरह वहाँ पर बैठी रही। शहरोज ने उसके करीब होकर सरगोशी करने की कोशिश की, मगर आयरा ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। वो अपनी नाराज़गी को इस शिद्दत से जाहिर कर रही थी कि पास बैठी मनाहिल भी हैरान रह गई। रुखसती का वक्त करीब आया तो घर में कोहराम मच गया। आयरा की माँ उसे गले लगाकर रो रही थी। आयरा को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। जब उसे शहरोज के साथ गाड़ी की तरफ ले जाया गया तो उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा।
उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा के लिए अपनी खुशियों को इसी घर की दहलीज पर छोड़कर जा रही है। गाड़ी में बैठते वक्त शहरोज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो शहरोज के साथ इस नए सफ़र पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शादी की रस्मों के बाद जब आयरा शहरोज के घर पहुंची थी तो हर तरफ खुशियों का समा था, मगर आयरा के दिल में सिर्फ गुस्सा था। उसे कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया। वो भारी भरकम शादी के जोड़े में बेड पर बैठी थी और उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। जब शहरोज कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद करके एक गहरी सांस ली। आयरा ने अपनी जगह से उठते हुए शहरोज की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और लहजे में जहर था। उसने अपना हाथ उठाकर शहरोज को करीब आने से रोक दिया। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो शहरोज। तुमने मुझसे निकाह किया और फिर इस तरह गायब हो गए जैसे मेरा कोई वजूद ही न था। मुझे लगा था तुम किसी मुसीबत में हो, मगर तुम तो वहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए और फिर पूरे ढोंग के साथ रिश्ता लेकर आ गए। तुमने मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत दोनों का मजाक उड़ाया है। आयरा की आवाज़ कमरे में गूंजी और वो गुस्से से थर थर काँपने लगी। शहरोज खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, मगर जैसे ही आयरा खामोश हुई उसने चंद कदम आगे बढ़ाए और उसका हाथ मजबूती से थामते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके लबों पर झुक गया। बड़ी शिद्दत से उसके लबों के रस को पीने लगा, जैसे बरसों की प्यास एक ही पल में बुझाना चाहता हो। आयरा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने खुद ही आयरा को छोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला है आयरा? शहरोज ने धीमी मगर दर्द भरी आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है उस रात मैं खुद अपनी खुशी से तुम्हें अकेला छोड़कर गया था? वो कॉल किसकी थी तुम नहीं जानती। उस रात मेरे घर वालों को मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया था। मेरे पापा ने मुझे उसी वक्त बुला लिया और धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे कोई राब्ता किया तो वो तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देंगे। वो अपनी भीगी हुई आवाज़ के साथ बोलता जा रहा था। वो जानते थे कि मैं फार्म हाउस पर हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया और मेरी माँ की बीमारी का ड्रामा करके मुझे उसी रात दुबई भेज दिया। मैंने तुमसे संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे हर रास्ते पर उनके आदमी तैनात थे। मैं 2 साल तक अपनी माँ और मामा के पास दुबई में रहा। जब वापस आया तो माँ ने अपनी कसम देकर मेरे रिश्ते की बात की। सिर्फ माँ की खातिर मैं लड़की देखने के लिए आया था, लेकिन मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि किस्मत हमें यूँ दोबारा मिलाएगी और तुम अब तक मेरे इंतज़ार में बैठी रहोगी। आयरा शहरोज की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर आंसुओं में बदलने लगा। उसे वो कदमों की आहट याद आई जो उस रात फार्म हाउस के बाहर सुनाई दी थी। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे धोखा समझ रही थी वो दरअसल उनकी मोहब्बत की एक बहुत बड़ी कीमत थी जो उन्होंने चुकाई थी। तो तुम इतने दिन खामोश क्यों रहे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयरा ने सिसकते हुए पूछा। क्योंकि तुम पर खतरा था आयरा। अब तुम मेरे घर में हो, मेरी हिफाजत में। अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शहरोज ने उसे तड़प कर अपने गले से लगा लिया। उसने आयरा का हाथ अपने सीने पर रखा और भारी लहजे में कहा, आयरा, उस रात जब मैंने वो फ़ोन कॉल सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पापा को हमारे निकाह का पता कैसे चला। अगर मैं उसी वक्त फार्म हाउस से नहीं निकलता तो वो तुम्हारे घर वालों के सामने हमारे निकाह की हकीकत खोल देते, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मैं तुम्हें उस जिल्लत से बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें एक लफ्ज़ भी बताए बिना वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया था। मैं हर रोज़ तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। उनके बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। उस रात उनकी मोहब्बत को एक नई ज़िंदगी मिली थी। अगली सुबह जब वो दोनों नीचे आए तो माहौल बहुत पुरसुकून था। शहरोज के पापा, जो 2 साल पहले तक इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि आयरा के पापा उनके जिगरी दोस्त थे, लेकिन फिर एक गलतफहमी की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी। और जब उन्हें पता चला कि आयरा किसकी बेटी है तो उन्होंने शहरोज को झूठ मूठ की कहानी सुनाकर बुला लिया था। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। शहरोज को देखकर उन्होंने आयरा की ओर देखा और आहिस्ता से उठकर उसके करीब आए। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, जावेद अहमद ने सर झुकाकर कहा। मैंने अपनी जाति ताल्लुकात की वजह से तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने मुखलिस हो। मैंने उस रात शहरोज को अपनी अना की खातिर बुलाया था ताकि वो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाए, लेकिन मुझे अब पछतावा है कि मैंने तुम दोनों की खुशियों के रास्ते में रुकावट डाली। पापा, अब सब ठीक है। आयरा ने मुझे माफ़ कर दिया है
और अब हम एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। शहरोज ने मुस्कुराकर कहा तो जावेद अहमद ने एक बार फिर आयरा की तरफ देखा और सर हिलाया। उस दिन घर में मोहब्बत और सुकून का एक ऐसा माहौल था जिसकी आयरा ने कभी ख्वाहिश की थी। वो जान गई थी कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सच्ची मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। अब वो शहरोज के घर में एक बहू के तौर पर नहीं बल्कि एक विजेता के तौर पर दाखिल हुई थी, जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लंबा और कठिन सफ़र तय किया था। जावेद अहमद की माफ़ी ने घर का माहौल ही बदल दिया था। नाश्ते की मेज पर शहरोज ने आयरा की कुर्सी खींची और उसे बैठने में मदद की। उसकी नज़रें लगातार आयरा के चेहरे पर जमी हुई थीं। आयरा शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती तो शहरोज मुस्कुरा देता। नाश्ते के बाद शहरोज उसे कमरे में ले आया, जहां उसने आयरा को अपनी बाहों में भर लिया। तुम जानती हो आयरा, मैंने इन 2 सालों में कितनी बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी। शहरोज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से सरगोशी की। आयरा ने उसके सीने पर सर रखा और उसकी धड़कनों को महसूस किया। वो वक्त बहुत दर्दनाक था, मगर अब तुम मेरे पास हो और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शहरोज ने उसे और करीब कर लिया और उसके माथे पर प्यार किया। आयरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे शहरोज के वजूद की गर्माहट अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। शहरोज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो आयरा, और मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। शाम के वक्त वो दोनों गार्डन में निकल गए, जहाँ फूलों की महक और परिंदों की चहचहाट थी। शहरोज ने आयरा का हाथ थामा और उसे लेकर एक बेंच पर बैठ गया। वो दोनों घंटों बातें करते रहे। उनकी गुफ्तगू में सिर्फ मोहब्बत और फ्यूचर के ख्वाब थे। उनके बीच अब न कोई दूरी थी, न कोई शिकायत। सिर्फ एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार और सुकून था, जो उनकी आंखों से भी साफ साफ जाहिर हो रहा था। जिंदगी का ये खूबसूरत मोड़ उनकी मोहब्बत की कहानी का सबसे हसीन चैप्टर बन गया था, जहाँ खुशियाँ उनका मुकद्दर बन चुकी थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।